नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि अपन को पता है कि अपन है जो बीएससी एग्रीकल्चर के जो सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर गए, जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर है उसके जो पुराने पेपर है वो सॉल्यूशन कर रहे थे। आज अपन है जो बात करेंगे हॉल टू 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 की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आज है अपन बात करेंगे जिस पेपर सॉल्यूशन की, वो बात करेंगे हॉल टू 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 की है, जो पेपर सॉल्यूशन की है, जो अपन है दोस्तों आज बात करने वाले हैं। तो आज अपन बात करेंगे इसके पेपर सॉल्यूशन के। हॉर्टिकल्चर का है जो पेपर सॉल्यूशन है उसके बारे में है जो बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लीची में फलों का फटना। क्या दोस्तों? लीची में फलों का फटना है, ये क्या क्या कहलाता है, क्या होता है? तो लीची में फलों का फटना है दोस्तों, फल फटने का कारण क्या है? लीची में फल फटने का कारण है दोस्तों दिन तथा रात के तापमान में क्या अधिक अंतर से। अधिक दोस्तों क्या, अगर दोस्तों क्या होता है, जहाँ पर लीची का बाग लगाया हुआ है वहाँ पर दिन के तापमान में और रात के तापमान में अगर अपन अंतर आता है तो वहाँ क्या होता है दोस्तों, फल फटने की क्रिया होती है। शुष्क मृदा में अधिक सिंचाई करते हैं तो उससे भी क्या होता है दोस्तों, फल फटने की है जो संभावना अधिक रहती है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं अपन दोस्तों, लीची में जो फल फटते हैं इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, 2,4-D का 10 ppm घोल बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? 2,4-D का 10 ppm घोल बनाते हैं। उसके अलावा है तो जिब्रेलिक एसिड है दोस्तों, Ga3 है। क्या दोस्तों? जिब्रेलिक एसिड है जो Ga3 है उसका है जो 20 ppm का घोल बनाते हैं। उसके अलावा बोरॉन 0.4% का क्या करते हैं दोस्तों, छिड़काव करते हैं। तो अपन है जो लीची में फल फटने के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसमें है जो 2,4-D का 10 ppm घोल का छिड़काव करेंगे। उसके अलावा Ga3 है जो जिब्रेलिक एसिड है दोस्तों, उसका है 220 ppm के घोल का छिड़काव करेंगे। और बोरॉन का है जो 0.4% घोल का क्या करेंगे दोस्तों, छिड़काव करेंगे। तो यह है दोस्तों लीची में क्या फल फटना किसके कारण होता है, दिन तथा रात में जो अधिक तापमान का अंतर होता है उसके कारण होता है। मान लो दिन का तापमान है अधिक रहता है और रात का तापमान कम रहता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अंतर अधिक होता है, उससे भी है जो फल फटते हैं। और अपन है जो शुष्क मृदा के अंदर है जो सिंचाई करते हैं तो उससे भी है जो फल फटने की क्या रहती है दोस्तों, संभावना रहती है। दूसरा है दोस्तों बाहर ट्रीटमेंट। क्या दोस्तों? बाहर ट्रीटमेंट या बाहर उपचार की। बाहर उपचार है दोस्तों क्या होता है, अगर अपन बात करें बाहर उपचार की तो बाहर नियंत्रण को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको है जो बाहर नियंत्रण करते हैं अपन उसको है जो बाहर उपचार कहते हैं। और है जो इनको है फलों से ढक दिया जाता है एवं खाद उर्वरक डालकर सिंचाई कर दी जाती है। इसे है जो दोस्तों क्या कहते हैं, 20 से 25 से 30 दिनों बाद है जो अधिक मात्रा में फूल निकलते हैं एवं सर्द ऋतु में फल तैयार हो जाते हैं, जिससे पेड़ की शाखाएं सीधी रहती है और बहुत ही कम फल देते हैं दोस्तों। ये होता है बाढ़ नियंत्रण। क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि बाढ़ नियंत्रण करते हैं अपन उसको ये क्या कहते हैं दोस्तों, बाहर उपचार कहते हैं। उसके बाद में आता है बेर में कटाई छटाई या प्रूनिंग इन बेर। जो प्रूनिंग होती है दोस्तों वो बेर में किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बात करें तो बेर में क्या है दोस्तों, बेर के फलों की तुड़ाई अप्रैल के मध्य तक समाप्त हो जाती है दोस्तों। अप्रैल का जो मध्य है, मिड अप्रैल है, लगभग मिड अप्रैल की बात करें दोस्तों, यहाँ तक है जो दोस्तों बेर की जो फलों की तुड़ाई है वो हो जाती है। उसके बाद में क्या होती है, धीरे धीरे ये प्रसुप्त अवस्था में आ जाती है। बेल की पत्तियां, बेल के जो बेर के पौधे हैं दोस्तों, बेर के, ये क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद में सुषुप्त अवस्था में आ जाते हैं, जिससे है जो दोस्तों सुषुप्त अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं तथा मई जून में महीने में जो पत्तीविहीन हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बेर में प्रूनिंग बोलते हैं। उसके बाद में बात करें तो अमरूद में जिंक की कमी दोस्तों। क्या है? अमरूद में जिंक की कमी। अमरूद में जिंक की कमी की बात करें दोस्तों तो अमरूद की फसल जिंक की कमी से है जो सामान्यतः प्रभावित होती देखी गई है। अपन देखते हैं कि जो भी अपने अमरूद के बगीचे वगैरह है, जो उद्यान वगैरह लगाए हुए हैं, वो क्या है दोस्तों, सामान्यतः जिंक की कमी से है जो प्रभावित होते हैं। इससे है जो पत्तियां अत्यधिक छोटी रह चरमील हो जाती है दोस्तों। पत्तियां क्या होती है दोस्तों, जब अमरूद में है जो जिंक की कमी होती है दोस्तों तो इसमें पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पत्तियां छोटी हो जाती है तथा उस पर है चूर्णील हो जाती है, यानी कि उस पर है जो छोटे छोटे है जो चूर्ण के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, चूर्णील हो जाती है पत्तियां। और उनकी शाखाओं के बीच का भाग है जो पीला पड़ जाता है, पीला पड़कर ताम्र के समान हो जाता है। जो पत्तियां होती है, पत्तियों के बीच में जो शाखाएं होती है उनमें पर्ण जाल होता है, वो है जो दोस्तों पीला पड़ जाता है। उससे आगे अपन बात करें दोस्तों तो अगला आता है और अपन बात करें दोस्तों तो क्या होता है कि
ग्रसित पौधे की है जो बढ़वार रुक जाती है। जिंक की कमी से जो पौधे ग्रसित होते हैं उनकी क्या है दोस्तों, बढ़वार रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। पौधा सूखने से फल सख्त होकर है जो सूख कर गिर जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब जिंक की कमी होती है तो पौधा है जो सूख जाता है, फल है जो सख्त तथा कठोर हो जाता है और कठोर होकर क्या है वो गिर जाता है। उसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं अपन दोस्तों, तो जिंक की कमी के नियंत्रण के लिए है जो जिंक सल्फेट 6 ग्राम वो बुझा हुआ चूना का 4 ग्राम है जो 1 लीटर पानी में घोलकर है जो अप्रैल जून माह में देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अपन जिंक सल्फेट लेते हैं ZnSO4 कितना लेते हैं, 6 ग्राम लेते हैं। उसके अलावा बुझा हुआ चूना होता है जो CaO होता है, उसका है जो 4 ग्राम लेते हैं। बुझे हुए चूना को कितने लेते हैं दोस्तों, CaO को 4 ग्राम लेते हैं और उसको है जो 1 लीटर पानी में क्या है घोल कर है जो अप्रैल मई माह में है जो इसका क्या करते हैं दोस्तों, अपन है जो छिड़काव करते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है अमरूद में है जो जिंक की कमी को है जो दूर किया जा सकता है। उसके बाद में आता है चाय की प्लकिंग। क्या आती है दोस्तों प्लकिंग ऑफ टी, यानी कि चाय में जो प्लकिंग की क्रिया होती है ये क्या होती है उसके बारे में है जो बताना है अपन को। अपन बात करें दोस्तों चाय की प्लकिंग की, तो चाय की विनिर्माण प्रक्रिया में तोड़ना पहला कदम होता है। क्या करते हैं दोस्तों, जब चाय का अपन निर्माण करते हैं या विनिर्माण करते हैं तो उनमें है जो पत्तियों को तोड़ना क्या होता है दोस्तों, पहला कदम होता है। और चाय के पौधे की हाथ से है जो कटाई को संदर्भित करता है। क्या होता है दोस्तों, अपन चाय के पौधे को है जो पत्तियां होती है उसको दोस्तों किससे तोड़ते हैं, उससे है जो अपन को हाथ से है जो तोड़ते हैं। और किसी भी फल भाग से या किसी भी फसल के भाग से है जो उसके है जो अपने जो आर्थिक भाग है जो उसे अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों, कटाई कहलाता है। किसी भी पौधे के किसी भी भाग से उसका आर्थिक भाग होता है उसको अलग करना ही कटाई कहलाता है। तो चाय में है जो कटाई किसे करते हैं दोस्तों, हाथ से करते हैं। तोड़ने की प्रक्रिया तब होती है जब चाय का झाड़ी फलस हो जाती है। जब चाय एक झाड़ी है वो फलस नुमा हो जाती है, फलस के आकार की होती है, तो दोस्तों उसमें अपन क्या करते हैं, उनकी है जो पत्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। ये नई पत्तियों के बाहर को निकाल देती है, जो नई पत्तियां हैं उनके बाहर को निकाल देती हैं तथा बढ़िया काली या हरी चाय के लिए तोड़ने वाली पहली 2 पत्तियां होती है। जो हरी पत्तियां होती है यहाँ जो बढ़िया काली पत्ती होती है उसको है जो तोड़ना है कहलाता है, और एक नई कली लगने हैं जो उस पर लग जाती है। उसके बाद में बात करें तो दोस्तों केले में बीमारियों का प्रबंधन। क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन है केले में बीमारियों का प्रबंधन। केले में है जो मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां लगती है और उनका है जो किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है उसकी बात करें तो केले का पहला रोग आता है पन्नामा विल्ट रोग। कौन सा आता है दोस्तों रोग, पहला रोग आता है पन्नामा विल्ट रोग। पन्नामा विल्ट रोग क्या है दोस्तों, पन्नामा विल्ट रोग ये है जो फफूंद द्वारा होता है। किससे होता है दोस्तों, केले में है जो कवक होता है, कवक के द्वारा है जो दोस्तों क्या होता है, पन्नामा विल्ट रोग होता है। इसमें फफूंद कौन सा है दोस्तों, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फफूंद है। कौन सा कवक लगता है दोस्तों, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक लगता है। इसके अंदर कौन सा कवक लगता है दोस्तों, कवक की बात करें तो दोस्तों इसमें लगता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या है दोस्तों, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक है जो लगता है दोस्तों, ऑक्सीस्पोरम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक है जो दोस्तों इसमें लगता है। इसकी लक्षण क्या है दोस्तों, लक्षण की बात करें तो पत्तियां कैसी हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। पन्नामा विल्ट के लक्षण की बात करें तो पत्तियां पीली जब पड़ जाती है। इसका जो डंठल होता है जिससे है जो पत्तियां लगी रहती है पौधे से वो कैसे हो जाती है, टूट जाते हैं। और जो पत्तियां हैं जो सूख कर है जो नीचे की ओर लटक जाती है। पत्तियां क्या होती है दोस्तों, पत्तियां हैं जो नीचे की तरफ है जो दोस्तों लटक जाती है, सूख कर गिर जाती है और स्तंभ है जो फट जाता है। जो तना होता है केले का वो दोस्तों क्या है, केले का तना होता है दोस्तों वो क्या होता है, फट जाता है। यह है जो पन्नामा विल्ट के मुख्य लक्षण है। उसके अलावा बात करें तो 4 से 6 सप्ताह में है जो पौधा सूख जाता है। पौधा लगभग है जो 4 से 6 सप्ताह यानी कि लगभग 1 से 1.5 माह के अंदर है पौधा सूख जाता है और रोगी पौधों की जड़ काली पड़ जाती है। रोगी पौधे होते हैं दोस्तों जिनमें पन्नामा विल्ट का रोग होता है, उनकी जड़ें कैसी हो जाती है, काले रंग की है जो जड़ें हो जाती है। केला का प्रमुख व अम्लीय मृदाओं में अधिक प्रकोप होता है। केले के प्रमुख रोग पूछे तो दोस्तों कौन सा है, पन्नामा विल्ट है। और पन्नामा विल्ट का प्रभाव है जो अम्लीय मृदा होती है जिसकी पीएच मान है 7 से कम होता है, उसमें है जो अधिक होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन से जो ऑक्साइड आयन से क्या होती है, हाइड्रोक्साइड आयन से अधिक होती है, उन मृदाओं में जो पन्नामा विल्ट है वो अधिक होता है। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन की कि पन्नामा विल्ट का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। तो रोगी पौधों के गड्ढे में है जो चूना डालकर भूमि को पानी से 2 से 6 सप्ताह तक है जो भरकर रखते हैं।
जिससे उसे वापस केले के उगाने के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है दोस्तों, जो रोगी पौधा होता है जिनमें जो पनामा विल्ट रोग है जो लग चुका है, उसके गड्ढे को अपन खोदेंगे। उसके गड्ढे को खोद कर है जो उसमें चूना डालकर क्या करते हैं, पानी 2 से 6 माह तक है जो उसको पानी से भरा हुआ रखते हैं। जो गड्ढा खोदा है वो अपन ने उसके अंदर चूना डालकर है जो लगभग 2 से 6 माह तक उसमें है जो पानी भरा हुआ रखते हैं, जिससे है दोस्तों वो है जगह है जो वापस है जो केले की खेती करने के लिए उपयोगी हो जाती है। अपन बात करें रोग प्रतिरोधी किस्मों की बात करें, कौन सी दोस्तों, रोग प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो कैवेंडिश तथा पूवन है। क्या है दोस्तों, केले की पनामा विल्ट की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है दोस्तों, कैवेंडिश तथा पूवन। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कैवेंडिश वो पूवन है जो क्या है दोस्तों, पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म है, कैवेंडिश तथा पूवन। उसके बाद में बात करें दूसरा रोग आता है बंची या शीर्ष गुच्छा रोग। कौन सा रोग आता है दोस्तों, दूसरा रोग आता है वो आता है बंची या शीर्ष गुच्छा रोग। कौन सा रोग आता है, बंची या शीर्ष गुच्छा रोग होता है। क्या होता है, यह है जो दोस्तों वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, यह है जो वायरस से फैलता है और इसका वाहक होता है एफिड होता है। कौन सा होता है, इसका रोग कारक कौन सा होता है दोस्तों, रोग कारक होता है वो होता है वायरस। जो शीर्ष या बंची टॉप रोग होता है इसका वो रोग कारक होता है दोस्तों वायरस। और इसके वाहक की बात करें तो वाहक होता है एफिड कीट। क्या होता है दोस्तों, एफिड कीट होता है। और इसके नियंत्रण के लिए है जो एफिड का नियंत्रण किया जाता है। इसके पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं दोस्तों, टेट्रागोलियम टेस्ट करते हैं दोस्तों। कौन सा टेस्ट करते हैं, इसको है जो पता लगाने के लिए अपन जो टेस्ट करते हैं दोस्तों वो कौन सा होता है, वो होता है टेट्रागोलियम टेस्ट। कौन सा होता है, टेट्रागोलियम टेस्ट होता है दोस्तों। कौन सा होता है, टेट्रागोलियम टेस्ट होता है। जो टेट्रागोलियम टेस्ट होता है दोस्तों वो है जो इसमें पता लगाने के लिए करते हैं, टेट्रागोलियम टेस्ट। उसके बाद में बात करें तो केले का भयंकर वायरस जनित बीमारी है दोस्तों। केले के जो भयंकर और रूप वाली और वायरस जनित है जो बीमारी है, कौन सी है दोस्तों, बंची या शीर्ष गुच्छा रोग है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला है रोग है वो है सिंगाटोका या पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग है दोस्तों, सिंगाटोका या पत्ती धब्बा रोग। यह दोस्त कवक जनित होता है। किससे होता है दोस्तों, सिंगाटोका या पत्ती धब्बा रोग की बात करें तो ये कवक जनित रोग है। कैसा है दोस्तों, जो सिंगाटोका या पत्ती धब्बा रोग है दोस्तों, सिंगाटोका और पत्ती धब्बा रोग है ये कवक जनित रोग है। माइकोस्पिरेला स्पीसीज जो होता है, माइकोस्पिरेला प्रजाति से जो दोस्तों है ये रोग होता है। रोगग्रस्त पत्तियां छोटी और भूरे रंग की धब्बे युक्त हो जाती है। बात करें सिंगाटोका रोग की अपन तो इसकी रोगग्रस्त पत्तियां कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है और भूरे रंग की धब्बे युक्त हो जाती है। उसके अलावा बात करें तो फलों का आकार छोटा हो जाता है और कोणित रहती है। फल में क्या होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे है जो धब्बे बन जाते हैं और इनका आकार है जो दोस्तों छोटा रहता है। वर्षा के मौसम में जब तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो यह तेजी से फैलता है। इसके फैलने का उपयुक्त तापमान कौन सा है दोस्तों, जो केले का सिंगाटोका रोग है इसके फैलने का उपयुक्त तापमान कौन सा है दोस्तों, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस है। कौन सा है, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस है जो फैलने का उचित तापमान है। अब बात करें इसके प्रबंधन के लिए अपन क्या करते हैं, अगर प्रबंधन की बात करें तो मृदा में है जो जल निकास की है जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। मृदा में जल निकास की क्या होनी चाहिए, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा है जो इससे जो संक्रमित भाग है, सिंगाटोका रोग से संक्रमित भाग को क्या कर देना चाहिए, अपन को है जो पौधे से अलग कर देना चाहिए। और इसके नियंत्रण के लिए रसायन कौन सा प्रयोग लेते हैं, तो डाइथेन M45 रसायन है जो प्रयोग लेते हैं। कौन सा रसायन प्रयोग लेते हैं दोस्तों, डाइथेन M45 रसायन प्रयोग लेते हैं। उसके अलावा जिनेब 0.1% है, ये भी है जो काम में लेते हैं। किधर से है जो नियमित अंतराल पर छिड़काव करती है तो उससे है जो दोस्तों रोग नियंत्रण में अपन को है जो लाभ मिलता है। उसके बाद में बात करें अपन कीटों की बात करें कि केले में कौन कौन से कीट लगते हैं। अगर अपन कीटों की बात करें दोस्तों तो पहला कीट आता है राइजोम विविल। कौन सा कीट आता है दोस्तों, राइजोम विविल कीट आता है और ये केले का एकल भक्षी कीट है दोस्तों। राइजोम विविल है जो राइजोम विविल की बात करें तो ये केले का एकल भक्षी कीट है। कैसा है दोस्तों, एकल भक्षी कीट है। अपन बात करें एकल भक्षी कीट की तो अपन ने जो पिछले बार जो एंटो का पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें है जो मैंने आपको बताया था कि एकल भक्षी कीट कौन से होते हैं, वे कीट जो किसी कुल की किसी एक ही फसल को खाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एकल भक्षी कीट कहते हैं। तो राइजोम विविल केले का एकल भक्षी कीट है। इसके नियंत्रण के लिए है जो दोस्तों मिथाइल डिमेटोन 25 cc का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में है जो घोल करके छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मिथाइल डिमेटोन 25 cc
1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में है जो घोलकर है जो दोस्तों क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। दूसरा आता है बैरोइंग सूत्रकृमि। कौन सा आता है दोस्तों, बैरोइंग सूत्रकृमि आता है। ये एक निमेटोड है दोस्तों, सूत्रकृमि है। अगर इसकी बात करें बैरोइंग सूत्रकृमि की, तो इसका है जो वैज्ञानिक नाम है रोडोफोलस सिनलिसिलस है दोस्तों। क्या है, रोडोफोलस सिनलिसिलस। उसके बाद में आता है तना छेदक कीट। कौन सा आता है दोस्तों, तना छेदक कीट आता है। ओडिथोफोरस लोगविकोलिया। क्या है दोस्तों, ओडिथोफोरस लोगविकोलिया जो कीट है, ये इसका वानस्पतिक नाम है ओडिथोफोरस लोगियो कीटवा। ये गंभीर अवस्था में पौधे को क्या करते हैं दोस्तों, जला देते हैं। जब है दोस्तों तना छेदक की है जो मात्रा अधिक हो जाती है, गंभीर रूप ले लेता है, तो ये पौधे को है जो जला देता है। इसके नियंत्रण के लिए फोरेट 10G 5 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग करना चाहिए। क्या करते हैं, फोरेट 10G है जो 5 ग्राम है उसको एक पौधे में की दर से है जो इसका छिड़काव करना चाहिए। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रोपण फसलों में की खेती के महत्व और दायरे के बारे में बताइए। जो रोपण फसलें हैं दोस्तों, प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप का है जो महत्व बताना है और इसके है जो दायरे के बारे में बताना है कि ये क्या क्या काम आती है। मतलब इसको है जो खेती में अपन किस प्रकार से है जो प्रयोग करते हैं प्लांटेशन क्रॉप की। तो इनके महत्व की बात करें तो इसको है, एक तो है पोषण के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार की है जो रोपण का फसलें हैं, इससे है जो अपन को विभिन्न प्रकार का पोषण प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है इसके रूप में। इसके अलावा बात करें तो दूसरा आता है औषधि के रूप में। किसके रूप में आता है दोस्तों, इसका महत्व औषधि के रूप में आता है। और तीसरा महत्व है आर्थिक महत्व। क्या है दोस्तों, इकोनॉमिकल महत्व के देखे अपन, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। उसके अलावा है निर्यात के रूप में, अपन है जो यहाँ से है जो चाय कॉफी वगैरह का है जो निर्यात करके है जो उसको भी है जो इसका महत्व बता सकते हैं। तो क्या महत्व हो गया, पोषण के स्रोत के रूप में, औषधि के रूप में, आर्थिक महत्व के रूप में और निर्यात के रूप में, ये है जो इसका महत्व है। अब बात करें अपन इसके फ्यूचर के बारे में, बात करें इसकी संभावना की बात करें कि इस प्लांटेशन क्रॉप का है जो भारत में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, उसकी बात करें दोस्तों अगर, तो भारत में है जो वर्ष 2016-17 में है इन फसलों को लगाकर है जो 37.71 लाख प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाया गया। अगर अपन बात करें 2016-17 की, किसकी बात करें, 2016-17 की बात करें तो इसको है जो 2016-17 में 37.77 लाख प्रति हेक्टेयर में लगाया गया था। कितने हेक्टेयर में लगाया दोस्तों, 37.77 लाख हेक्टेयर में है जो दोस्तों इसको लगाया गया था, जिससे है जो लगभग 168.67 लाख टन प्राप्त हुआ था। कितना प्राप्त हुआ था दोस्तों, यह 37.77 लाख हेक्टेयर है। इससे है जो लगभग है दोस्तों अपन को है जो 168.67 लाख टन प्रति प्राप्त हुआ था। एक 168.67 लाख टन है जो अपन को है जो इसे उपज प्राप्त हुई गई। उगाई जाने वाली विभिन्न रोपण फसलों में नारियल, रोपण फसलों में कौन कौन सी आती है दोस्तों, नारियल, सुपारी, काजू को है जो छोटे जोतों वाले रोपण फसल, तथा इनको है जो छोटे जोत के रूप में उगाते हैं नारियल, सुपारी, काजू को, तथा चाय, कॉफी, रबड़ वाली रोपण फसलों को कहा जाता है। कि रोपण फसलें किन किन को कहते हैं, नारियल को कहते हैं, सुपारी को कहते हैं, काजू को कहते हैं, चाय को, कॉफी को, रबड़ को है जो रोपण फसलें कहते हैं, जिनका अधिक क्षेत्रफल पर उगाते हैं। उसके बाद में देखें तो रोपण फसलों का तात्पर्य क्या है कि रोपण फसलों का तात्पर्य है लगातार एक बड़े क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। रोपण फसलें हैं जो दोस्तों किस पर, एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर उगाई जाती है और उनका प्रबंधन है जो किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है। रोपण फसलों का प्रबंधन कौन करता है दोस्तों, रोपण फसलों का प्रबंधन है कोई एक व्यक्ति या संस्था करती है। उसके अलावा बात करें और इनका है जो उपयोग है प्रसंस्करण के बाद में किया जाता है। इसमें है जो प्रोसेसिंग की क्रिया के बाद में है जो इनका है जो उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो काजू, नारियल, सुपारी, चाय, रबड़ है जो ये रोपण फसलें हैं। वर्ष 2010 से 2011 में क्षेत्रफल में लगभग है जो 3306 हेक्टेयर में है जो इसका उत्पादन है जो लगभग 12,007 टन हुआ था। उसके अलावा बात करें 2015 से 17 में है जो इसको 3,677 हेक्टेयर में, कितना दोस्तों, 3,677 हेक्टेयर में है लगभग 16,866 टन है जो इससे अपन को उत्पादन प्राप्त हुआ था, इसकी है जो उपज हुई थी। उसके अलावा बात करें इसमें लगातार वृद्धि के क्या कारण है, अपन बात करें दोस्तों कि रोपण फसलों में है जो लगातार वृद्धि हो रही है, इसका कारण क्या है। अगर इसकी बात करें
तो राष्ट्रीय स्तर पर है जो विकास व वृद्धि हेतु लंबे समय की विभिन्न नीतियां निर्धारित करने में सहायक है। जो राष्ट्रीय स्तर है, अगर अपन नेशनल लेवल पर बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप में वृद्धि के लिए है जो विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई गई है वो इसके नीति निर्धारण में सहायक है। उसके अलावा विभिन्न अनुपयोगी भूमियों पर है जो इसकी उत्पादकता में क्या हुई, वृद्धि के साथ रोपण फसलों के उत्पादन द्वारा उनका समुचित उपयोग हो गया। जो अनुपयोगी भूमि है, जो बंजर भूमि है, जहाँ पर दूसरी कृषि अपन खेती नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर है जो अपन प्लांटेशन क्रॉप लगाते हैं तो उनका है भूमि का समुचित उपयोग हो जाता है। उसके अलावा अधिक उत्पादन आयु होने के कारण है जो लंबे समय तक जमीन तथा विभिन्न निवेश का है जो किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, इनके ये जो पौधे होते हैं जो लगभग कई वर्षों तक है जो उपज देते रहते हैं, इनकी ये जो उपज आयु लंबी होने के कारण है जो इनका प्रयोग है जो अधिक किया जाता है। अब अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि अंगूर और नींबू वर्गीय फलों में है जो दैनिक विकारों पर विस्तार से लिखिए। अपन को बताना है कि अंगूर और जो नींबू वर्गीय फल है उनके बारे में विकारों के बारे में बताना है दोस्तों। किसके बारे में बताना है, फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में है जो बताना है, दैहिक विकारों के बारे में है जो इनको बताना है। अपन बात करें अंगूर की, तो अंगूर का हैंड एंड चिकन रोग की बात करें तो बोरॉन की कमी से होता है। हैन व चिकन की बात करें दोस्तों, हैन व चिकन किसकी कमी से होता है दोस्तों, तो ये है जो बोरॉन की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, फलों में है जो आकार असमान होता है, कोई फल बड़ा होता है और कोई फल छोटा होता है। जिस प्रकार एक मुर्गी चलती है तो उसके पीछे है जो छोटे छोटे चूजे चलते रहते हैं, उसी प्रकार जो ये फल लगते हैं, जो आगे वाले फल होते हैं वो बड़े होते हैं तथा उसके पीछे है जो छोटे छोटे फल लगते हैं। तो इसलिए है जो इसको हैन एंड चिकन रोग कहा जाता है और इसके बोरॉन की कमी से होता है। दूसरा आता है क्लेक्स एंड रोट। कौन सा आता है दोस्तों, क्लेक्स एंड रोट, क्लेक्स एंड रोट। क्लेक्स एंड रोट है दोस्तों, ये भी है जो बोरॉन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों, क्लेक्स एंड रोट रोग है जो ये भी है जो बोरॉन की कमी से आता है। उसके बाद में आता है रोग पिंक बेरी। कौन सा रोग आता है दोस्तों, पिंक बेरी आता है, गुलाबी फल आता है। अगर अपन बात करें पिंक बेरी या गुलाबी फल की बात करें तो अधिक तापमान के कारण है जो थॉमसन सीडलेस में सर्वाधिक प्रकोप होता है। क्या होता है दोस्तों, जब तापमान है जो अंगूर के पौधों में बढ़ जाता है तो एक अंगूर की किस्म आती है थॉमसन सीडलेस। कौन सी किस्म दोस्तों, थॉमसन सीडलेस जो किस्म होती है उसमें है जो दोस्तों ये रोग अधिक देखा गया है। जो थॉमसन सीडलेस किस्म होती है उसमें है जो ये रोग है जो दोस्तों अधिक देखा जाता है, पिंक बेरी या गुलाबी फल। इसमें क्या होता है, अधिक तापमान के कारण होता है। उसके बाद में आता है सॉल्ट बेरीज। कौन सा रोग, सॉल्ट बेरी रोग आता है। अंगूर के फल है जो अविकसित सख्त हैं, वो खाने में बेस्वाद लगते हैं। सॉल्ट बेरी में क्या होता है दोस्तों, फल है जो अविकसित होता है, कठोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और खाने में कैसे लगते हैं दोस्तों, बेस्वाद लगते हैं। उत्तरी भारत में है जो परलेट की मुख्य समस्या है दोस्तों, उत्तरी भारत में है जो इसकी है क्या दोस्तों, मुख्य समस्या। अब बात करें इसके प्रबंधन, किसकी बात करें दोस्तों, इसके प्रबंधन की बात करें अगर, तो जब गुच्छों में 50% फल बन जाते हैं तो है इथेफॉन का है जो 25 ppm घोल का छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जब अंगूर की बेल होती है, बेल के ऊपर है जो 50% फल लग जाते हैं तो उनमें क्या करते हैं, इथेफॉन 25 ppm का क्या करते हैं दोस्तों, छिड़काव करते हैं। उसके अलावा जिब्रेलिक अम्ल का है जो छिड़काव करते हैं, GA3 का क्या करते हैं दोस्तों, छिड़काव करते हैं। फल और फूल कलियों का गिरने से है जो दो रूप में गिरते हैं। पहली है कोल्यूर। कोल्यूर में क्या होता है दोस्तों, कोल्यूर में होता है कि अंगूर के पुष्प गुच्छों में कोल्यूर में क्या होता है दोस्तों, अंगूर के पुष्प गुच्छों में भली प्रकार से है जो फल का ठहराव न होना क्या कहलाता है, कोल्यूर कहलाता है। अंगूर के जो पुष्प गुच्छ होते हैं दोस्तों, उन पुष्प गुच्छों के अंदर है जो फल है जो अच्छी तरह से ठहराव नहीं होते, यानी कि फल नहीं बनते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको है जो कोल्यूर कहते हैं। उसके अलावा अगली बात करें तो अगला आता है मिलार डेट। क्या आता है दोस्तों, अगला आता है वो आता है मिलार डेट। अपन बात करें मिलार डेज की, मिलार डेज क्या होता है कि अंगूर के गुच्छों में उपस्थित फल का समान आकर के न होकर पाए जाने की दशा को है मिलार डेज कहते हैं। मिलार डेज क्या होता है दोस्तों, जो अंगूर का फल गुच्छा होता है, उन फल गुच्छों के अंदर है जो दोस्तों उनके फलों का आकार क्या है, समान नहीं होता है, तो उसको कहते हैं मिलार डेज। और कोल्यूर क्या होता है कि कोल्यूर है पुष्प गुच्छों के अंदर है जो फल है जो अच्छी तरह से ठहराव नहीं कर पाते। अब बात करते हैं अपन नींबू की। किसकी बात करते हैं, नींबू की। तो नींबू की बात आती है तो इसका प्रमुख रोग आता है, दैहिक विकार आता है, वो आता है डाइक बैग। क्या
आता है दोस्तों नींबू का डाई बैग। नींबू का डाई बैग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों कॉपर की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से है जो दोस्तों नींबू का डाई बैग रोग होता है। और दूसरा आता है नींबू का लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोगीता। क्या होता है दोस्तों? दूसरा है लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग होता है, ये भी है जो दोस्तों कॉपर की कमी से होता है। फिर आता है नींबू का पीलापन। नींबू का पीलापन है दोस्तों मोलिब्डेनम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? नींबू का पीलापन है जो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों ग्रेनुलेशन। क्या आता है? ग्रेनुलेशन। अपन बात करें ग्रेनुलेशन की तो पकते समय जो अधिक तापमान एवं आर्द्रता के कारण है जो फल में दानों का है जो बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलेशन बोलते हैं। ग्रेनुलेशन क्या होता है दोस्तों? जब फल के पकने का समय होता है उस वक्त है जो अधिक तापमान रहती है या आर्द्रता अधिक रहती है तो फल में क्या दोस्तों दाने हैं जो बीज है वो अधिक मात्रा में बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलेशन बोलते हैं। और माल्टा में है जो ग्रेनुलेशन की प्रमुख समस्या देखी गई है। जो माल्टा होता है दोस्तों स्वीट ऑरेंज होता है उसमें है जो ग्रेनुलेशन की है जो प्रमुख समस्या देखी गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में है जो फलों की फसलों में उच्च घनत्व वाली वृक्षारोपण पद्धति की अपन को है जो बताना है। अपन ने HDP के बारे में बताना। हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है दोस्तों, उच्च घनत्व वृक्षारोपण होता है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है दोस्तों, उसके बारे में जो अपन को बताना है। तो भारतवर्ष में फल उत्पादन में द्वितीय स्थान पे होने के बावजूद भी है जो प्रति व्यक्ति फलों की उपलब्धता है जो दोस्तों कितनी है? 80 ग्राम प्रतिदिन होती है। भारत का है जो दोस्तों चीन के बाद में, किसके बाद में? चीन के बाद में है जो फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा उत्पादन स्थान है जो भारत का है। लेकिन भारत का है जो दूसरा उत्पादन होने के बाद भी जो इसका प्रति व्यक्ति फल उत्पादन देखे तो कितनी है दोस्तों? प्रति व्यक्ति है जो 80 ग्राम प्रति व्यक्ति है। कितनी है दोस्तों? फल की बात करें दोस्तों तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी प्राप्ति होती है फल की? तो 80 ग्राम है जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जो फल की प्राप्ति होती है। फलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए है जो क्षेत्रफल को बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। अपन है जो फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है क्षेत्रफल को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि क्षेत्रफल है जो अपने पास सीमित है। इसके लिए अपन क्या करते हैं? हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं, उच्च घनत्व रोपण करते हैं। उच्च घनत्व रोपण बढ़ा सकते हैं। कटाई छटाई अधिक करने से है जो उपज वाली किस्म है जो लगाते हैं, लगाकर है जो फलों में रोग व कीटों का प्रबंधन करके है जो अपन है जो उपज को बढ़ा सकते हैं। उपज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कटाई छटाई अधिक करेंगे, अधिक उपज वाली किस्मों को लगाएंगे और फल वृक्षों में जो रोग है कीटों का क्या करेंगे दोस्तों? प्रबंधन करेंगे। अगली है सघन खेती का अभिप्राय किसी क्षेत्र में फल वृक्षों की संख्या का बढ़ाना। क्या होता है दोस्तों? किसी विशेष क्षेत्र में है जो फल वृक्षों की संख्या को बढ़ाना है क्या कहलाता है दोस्तों? है जो सघन खेती कहलाता है, जिससे हमें है जो अधिक फल उत्पादन मिल सके। अधिक अब अगर अपन अधिक फल वृक्ष लगाएंगे तो अपन को है जो अधिक फल उत्पादन मिलेगा। सघन खेती से फल वृक्ष की शाखाओं का क्षेत्र कम करते हैं। फल वृक्ष को है जो फैलने कम दिया जाता है, उसकी है जो समय समय पर है दोस्तों कटाई और छटाई की जाती है। इस विधि में है जो आनुवांशिक परिवर्तन किए बिना क्या करते हैं दोस्तों? इस विधि में है जो फलों में आनुवांशिक परिवर्तन किए बिना है जो फलों के आकार को, फल वृक्ष का आकार है उसको क्या करते हैं? कम किया जाता है। और फल वृक्षों को है जो छोटा बनाने के लिए है जो बोने मूल वनंतों का प्रयोग किया जाता है। जो मार्केट में अभी बोने मूल वनंत आते हैं उनका है जो अधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करें तो दोस्तों फल वृक्षों का अंतर कम कर रही उनकी संख्या बढ़ाते हैं, जिससे है जो उत्पादन अधिक मिलता है। यह प्रयोग है जो उन क्षेत्रों में करते हैं जहां पर भूमि क्या होती है दोस्तों? महंगी होती है। शहर के नज़दीक भूमि में जो इनका प्रयोग किया जाता है। जब फल वृक्षों का अंतर बहुत कम किया जाता है तो उसे उच्च सघन रोपण कहते हैं। किसी क्षेत्र में जो फलों की पौधों की संख्या है, फल वृक्षों की संख्या में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? सघन पौधरोपण कहलाता है। तथा पौधों से बीच की दूरी है जो दोस्तों प्लांटेशन के बीच की दूरी या जो R/R वो P/P है दोस्तों, उनके बीच की दूरी को कम करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? पंक्ति से पंक्ति की दूरी तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी को कम करना और अधिक पौधे लगाना ही सघन पौधरोपण कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों वृक्षारोपण की पद्धतियां। अगर अपन वृक्षारोपण की पद्धतियों की बात करें तो पहली आती है वर्गाकार विधि। कौन सी आती है? वर्गाकार विधि में है जो पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी कितनी होती है? बराबर होती है। और मैदानी भागों में यह सबसे उपयुक्त विधि है। प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है दोस्तों?
प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है वो है क्षेत्रफल बटा R/P। क्षेत्रफल किस में लेंगे दोस्तों? मीटर स्क्वायर में लेंगे। क्षेत्रफल है दोस्तों मीटर स्क्वायर में लेंगे और R/P को भी अपन किस में लेंगे? मीटर में है जो दोस्तों लेंगे। तो ये हो गई वर्गाकार विधि। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर है और जो इस लाइन और इस लाइन के बीच की दूरी भी है दोस्तों कितनी है? 5 मीटर है। तो इसमें पंक्ति से पंक्ति वो पौधे से दूरी है जो समान रखी जाती है। अगली बात करें तो अगली विधि आती है आयताकार। कौन सी आती है दोस्तों? आयताकार विधि आती है। आयताकार की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान और पौधे से पौधे की दूरी है दोस्तों कम रखती है। इसमें प्लांट पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है, रो टू रो दूरी होती है, वो तो क्या होती है दोस्तों? समान होती है, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी को कम रखा जाता है। वर्गाकार विधि से अधिक पौधे लगते हैं। आयताकार विधि में है जो वर्गाकार विधि से अधिक पौधे लगते हैं। अगली विधि आती है त्रिभुजाकार। कौन सी आती है दोस्तों? त्रिभुजाकार विधि आती है। त्रिभुजाकार की बात करें तो यह सघन पौधरोपण हेतु दोस्तों क्या है? उपयोगी है। अधिक ढलान तथा उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। अधिक ढलान और उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है और इससे है जो वर्गाकार विधि से है जो 11% अधिक पौधे लगते हैं। त्रिभुजाकार विधि में है जो वर्गाकार विधि से है जो 11% पौधे अधिक लगते हैं। अगली विधि की बात करें तो अगली विधि आती है पंचभुजाकार विधि। कौन सी आती है दोस्तों? अगली विधि आती है अपनी पंचभुजाकार विधि। कौन सी विधि आती है? पंचभुजाकार विधि, या इसको है पूरक विधि भी बोलते हैं, या इसको है जो क्वींस विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वीनकस विधि भी बोलते हैं। पूरक विधि या क्वीनकस विधि भी बोलते हैं। जब वर्गाकार विधि के मध्य में है जो एक पूरक पौधा लगाया जाता है तो उसको पूरक विधि बोलते हैं और वर्गाकार से है लगभग 2 गुने पौधे लगते हैं। वर्गाकार विधि से है जो पंचभुजाकार विधि में 2 गुने पौधे लगते हैं। अस्थायी तौर पर है सर्वाधिक पौधे लगाते हैं। अस्थायी तौर पर अपन देखें तो इस विधि में है जो सर्वाधिक पौधे लगते हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों अपन तो है जो पूरक पौधे अस्थायी पौधे होते हैं, इनका उद्देश्य होता है पूरक पौधों का अतिरिक्त आय प्राप्त करना। पूरक पौधे देखें तो केला पपीता है जो पूरक पौधे के रूप में है जो अपन लगाते हैं। अगली विधि आती है षटभुजाकार या समत्रिभुज विधि। कौन सी आती है? षटभुजाकार या समत्रिभुज विधि। षटभुजाकार विधि की बात करें तो ये वर्गाकार से है जो 15% अधिक पौधे लगाते हैं। त्रिभुजाकार विधि में दोस्तों 11% अधिक पौधे लगते हैं। पंचभुजाकार विधि में है जो वर्गाकार की तुलना में है जो 2 गुना पौधे अधिक लगते हैं और जो षटभुजाकार विधि है यहाँ समत्रिभुज विधि है इसमें है जो 15% पौधे हैं जो अधिक लगते हैं। सर्वाधिक स्थायी पौधे हैं जो इस विधि में लगते हैं। शहरों के समीप तथा महंगी जमीनों पर उपयुक्त हैं। अधिक सघन रोपण हेतु है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए है जो दोस्तों उपयोगी है। स्थायी रूप से है जो सर्वाधिक पौधे लगते हैं। स्थायी रूप से सर्वाधिक पौधे षटभुजाकार विधि में, अस्थायी रूप से सर्वाधिक पौधे पंचभुजाकार विधि में। ध्यान रखना। और इसका रेखांकन क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है और ये है जो खर्चीली विधि है। अगली विधि आती है समोच्च विधि आती है। कौन सी विधि आती है? समोच्च विधि, कंटूर विधि या सीढ़ीनुमा विधि आती है। इसको है जो पहाड़ी क्षेत्रों में है जो अपनाया जाता है और पौधरोपण लगाने के जो विपरीत ढलान के है जो विपरीत दिशा में है जो पौधे लगाते हैं। अपन क्या करते हैं दोस्तों? पहाड़ की जो ढलान है उसके विपरीत दिशा में पौधों को लगाते हैं और 10% से अधिक ढलान होने पर इस विधि का है जो प्रयोग किया जाता है। अगली बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन एक आती है मेडो विधि। कौन सी आती है? मेडो विधि आती है और इसका विकास है जो इजराइल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इजराइल में हुआ था। और ये है जो भारत में अमरूद, जो अमरूद की है सफ़ेद इलाहाबाद सफ़ेद किस्म है दोस्तों। कौन सी किस्म? इलाहाबाद सफ़ेद। इलाहाबाद सफ़ेद किस्म है जो इस विधि से लगाए जाते हैं और इसके जो R/P होती है वो होती है 3 × 1 मीटर होती है और लगभग है जो 5000 पौधे हैं जो प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं। ध्यान रखना, मेडो विधि का भी पूछ सकते हैं। इसका विकास इजराइल में हुआ था और इलाहाबाद सफ़ेदा के लिए है जो सबसे उपयुक्त विधि है और 3 × 1 मीटर की दर से है जो पौधे लगाते हैं और लगभग है जो 5000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें है जो अपन को बताना है काजू का वानस्पतिक नाम। क्या बताना है? काजू का वानस्पतिक नाम। इसका कुल बताना है, किस्म बतानी है, इसमें प्रवर्धन किस विधि से होता है वो बताना है, इसके उपज बतानी है, कीट बतानी है और बीमारी बतानी है। यानी कि अपन को है जो काजू की खेती का है जो पूरा बात करनी है। अपन बात करें काजू की। किसकी बात करें दोस्तों? काजू। कौन क्या है दोस्तों? यह है काजू। काजू का वानस्पतिक नाम देखें तो एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल है। काजू का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल।
और इसका कुल है एनाकार्डियसी। कौन सा कुल है दोस्तों? एनाकार्डियसी है। और काजू में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 42 होती है। कितनी होती है? काजू में गुणसूत्र होते हैं वो 42 होती है। और इसका उत्पत्ति स्थल है पूर्वी ब्राजील। काजू का उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? पूर्वी ब्राजील। पूर्वी ब्राजील है जो दोस्तों काजू का क्या है? उत्पत्ति स्थल है। और इसका पुष्प क्रम है दोस्तों पेनिकल। क्या है दोस्तों? इसका पुष्प क्रम है वो पेनिकल है। और इसमें फल प्रकार है वो नट है। कौन सा है दोस्तों? फल प्रकार है वो नट है। एक बार वापस देखो, काजू का वैज्ञानिक नाम है एनाकार्डियम, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। काजू का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। उसके अलावा कुल है एनाकार्डियसी, गुणसूत्र है इसमें 42, उत्पत्ति स्थल है पूर्वी ब्राजील, फल प्रकार है अगर नट, फल प्रकार कौन सा है? नट। और पुष्प क्रम है पेनिकल। अब देखिए इसके किस्मों की बात करें तो इसकी किस्में हैं गोवा फर्स्ट। कौन सी? गोवा फर्स्ट, भुवनेश्वर फर्स्ट, पीतमणि फर्स्ट, यूआरआई फर्स्ट और सेकंड। गोवा फर्स्ट, भुवनेश्वर फर्स्ट, पीतमणि फर्स्ट, यूआरआई फर्स्ट, यूआरआई सेकंड। उसके बाद में उल्लास 1 2 3, कौन सी है? उल्लास 1 2 3 4। उसके प्रवर्धन की बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इसके प्रवर्धन की, प्रोपगेशन की बात करें अपन तो इसमें है जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होती है। क्या होती है दोस्तों? 50 से 60% है जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग करते हैं। उसके अलावा है जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी इसमें करते हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का रेशियो होता है वो दोस्तों 40 से 70% होता है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग में जो 30 से 40 दिन है जो पुराना है जो पौधे का उपयोग किया जाता है। कितने दिन का पुराना पौधे का? 30 से 40 दिन पौधे का है जो पुराने पौधे का है जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है एयर लेयरिंग। क्या आता है दोस्तों? एयर लेयरिंग आता है पुराने को नया करने के लिए है जो इसका है जो प्रयोग किया जाता है। अगली बात करें इसकी उपज की बात करें दोस्तों तो उपज होती है 6 किलो प्रति पौधा। इसकी उपज क्या होती है दोस्तों? 6 किलो प्रति पौधा होती है। काजू की उपज कितनी होती है दोस्तों? 6 किलो प्रति पौध होती है। एक पौधे से जो 6 किलो है काजू अपन को प्राप्त होती है। कीट की बात करें तो दोस्तों कीट है इसका सूंडी। इसका मुख्य कीट कौन सा है दोस्तों? सूंडी है जो इसका मुख्य कीट है। और रोग है दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू। रोग कौन सा है दोस्तों? पाउडरी मिल्ड्यू रोग है इसका लगने वाला। उसके अलावा बात करें तो इसमें है दोस्तों अपन को किस किस के बारे में बताना है? नारियल के बारे में बताना है, सुपारी के बारे में, चाय और कॉफ़ी की खेती का है जो अपन को है जो इसका वर्गीकरण करना है। किसका? नारियल, सुपारी, चाय और कॉफ़ी। अपन बात करते हैं नारियल की। किसकी बात करें दोस्तों? नारियल की बात करें तो नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। क्या है दोस्तों? नारियल का वैज्ञानिक नाम है वो है कोकस न्यूसीफेरा। नारियल में जो कुल है वो है दोस्तों एरिकेसी। कौन सा है कुल है जो एरिकेसी या पोमिकुल है? जो खजूर में है जो वो ये पोमेसी। कौन सा है? नारियल में कुल कौन सा है? एरिकेसी है जो कुल है। उसके अलावा बात करें तो उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? नारियल का उत्पत्ति स्थल है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। और पुष्प क्रम है दोस्तों स्पेनिक्स। कौन सा है? नारियल का पुष्प क्रम है जो स्पेनिक्स है। नारियल में गुणसूत्र है वो 32 है। और फल प्रकार है वो है ड्रूप। फल प्रकार क्या है दोस्तों? ड्रूप। नारियल वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा। कुल हो गया दोस्तों एरिकेसी। उत्पत्ति स्थल हो गया दक्षिणी पूर्वी एशिया। और पुष्प क्रम हो गया दोस्तों स्पेनिक्स। गुणसूत्र हो गए 32 यानी 32 गुणसूत्र हो गए। और फल हो गया वो हो गया दोस्तों ड्रूप। अब बात करें इसकी मृदा की तो दोस्तों सैडी और लोमी मृदा है जो बलुई दोमट मृदा है वो दोस्तों इसके लिए है जो उपयुक्त रहती है। उसके बाद बात करें जो इसमें है जो गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मृदा में है जो जल धारण की क्षमता है दोस्तों अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में जलवायु की बात करें तो शुष्क आर्द्र जलवायु। जलवायु कैसी रहती है दोस्तों? शुष्क आर्द्र जलवायु। शुष्क और आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहती है। और तापमान की बात करें तो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। और 80 से 90% अपेक्षित आर्द्रता रहती है। आर्द्रता की बात करें तो 80 से 90%। और इसमें है जो वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? लगभग 1300 से 2300 mm में जो वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें इसके लिए जल रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? 200 सेंटीमीटर है जो इसकी जल रिक्वायरमेंट रहती है। जलवायु की बात करें शुष्क आर्द्र जलवायु नारियल के लिए सबसे उपयुक्त है। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। आर्द्रता चाहिए वो 80 से 90% चाहिए। रेनफेल चाहिए वो 1300 से 2300 mm चाहिए। और वाटर रिक्वायरमेंट है वो लगभग दोस्तों 200 सेंटीमीटर रहती है। उसके अलावा अपन बात करें दोस्तों आगे की बात करें दोस्तों तो आगे है इसकी किस्में कौन सी दोस्तों? नारियल की है जो किस्में कौन कौन सी है?
तो नारियल की ये दोस्तों किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं? तो दोस्तों है चौगट ऑरेंज ड्वार्फ, ये दूसरी है मेलेंगम ऑरेंज ड्वार्फ, उसके अलावा कल्प मित्रा है, कल्प प्रतिभा है, चंद्रकल्पा है। ये है जो दोस्तों मुख्य रूप से क्या है नारियल की किस्में हैं। यह तो ड्वार्फ किस्में थी दोस्तों 3-4 वर्ष फल प्राप्ति के लिए, और ये है टेल किस्में यानी कि 6 से 10 वर्ष है जो इस पर है जो फल की अपन को प्राप्ति होगी। तो ईस्ट कोस्ट टेल, वेस्ट कोस्ट टेल, WPM3, बर्ल चॉपर, कल्प ज्योति, कल्प श्री, कल्प रक्षा और कल्प सूर्य है जो ये दोस्तों इसके किस्में हैं। उसके बाद में परिवर्धन की बात करें तो नारियल में परिवर्धन होता है दोस्तों बीज द्वारा होता है। नारियल में परिवर्धन किससे होता है दोस्तों? बीज द्वारा होता है जो नारियल में है जो परिवर्धन होता है। अंकुरन की बात करें तो 11 से 12 सप्ताह में होता है दोस्तों। अंकुरन कितने दिनों में होता है? 11 से 12 सप्ताह में है जो इसका अंकुरन होता है। और इसके सोविंग टाइम की बात करें तो मई से सितंबर। इसके बुआई के समय की बात करें तो नारियल का बुआई कब करते हैं? मई से सितंबर में करते हैं। उसके अलावा है जो इसमें स्केपिंग है, जो इसके दूरी की बीच की दूरी की बात करें तो 7.7 मीटर R/P रखा जाता है। कितने रखते हैं दोस्तों? 7.5 मीटर है जो R/P रखा जाता है। इसमें है जो दोस्तों 7.5 मीटर है जो R/P रखा जाता है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला है जो इसकी तुड़ाई है दोस्तों। अगर अपन दोस्तों इसमें तुड़ाई की बात करें तो तुड़ाई है जो पुष्पक्रम निकलने के 42 माह बाद करते हैं। तुड़ाई कब करते हैं दोस्तों? जब है जो इसमें स्पेडिक्स निकलता है, पुष्पक्रम निकलता है, उसके है जो 42 माह बाद करते हैं। और जब नट क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। फ्रूट सेट से 1 से 12 माह बाद है जो तुड़ाई करते हैं। जब बीजों का सेट आता है तो उसके है जो 12 माह बाद तुड़ाई करते हैं। और फ्रूट सेट के 7 से 9 माह बाद है जो मुलायम कोकोनट की तुड़ाई करनी चाहिए। अपन है जो मुलायम कोकोनट प्राप्त करते हैं वो है जो लगभग 7 से 9 माह बाद करते हैं। फ्रूट सेट में वृद्धि करने के लिए है जो नेपथेलिन एसिटिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? नेपथेलिन एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। 200 ppm है जो नेपथेलिन एसिटिक एसिड का है जो प्रयोग करते हैं। हार्वेस्टिंग टाइम है दोस्तों मार्च से लेकर मई का समय है जो इसमें दोस्तों हार्वेस्टिंग टाइम है, तुड़ाई का समय है। गर्मियों के दिनों में है जो अंतराल पर, और वर्षा के दिनों में है जो 60 दिनों के अंतराल पर है जो इसमें तुड़ाई करनी चाहिए। इसकी अपन उपज की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? उपज की बात करें तो इसकी औसत उपज है 44 नट प्रति पौधे प्रति वर्ष। एक पौधे से है जो एक वर्ष में है लगभग 44 है जो फल है जो अपन को नट है वो प्राप्त होते हैं। 44 नारियल है जो प्राप्त होते हैं। उसके अलावा बात करें टेल किस्मों की उपज होती है 60 से 80, और ड्वार्फ किस्मों की उपज होती है 70 से 90। हाइब्रिड किस्मों की उपज होती है वो 100 से 140 होती है। अब बात करें अपन सुपारी की, किसकी बात करें दोस्तों? सुपारी की बात करते हैं। सुपारी का वानस्पतिक नाम है दोस्तों एरेका पाम। सुपारी का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? एरेका पाम। और इसका कुल है पलामी, और प्रवर्धन करते हैं बीज द्वारा। किससे तो करते हैं दोस्तों? 35 ग्राम का बीज है, 35 ग्राम का बीज है, उसे है जो दोस्तों इसमें प्रवर्धन करते हैं। अब बात करें इसमें उर्वरक की। उर्वरक की बात करें तो अपन को है जो FYM है इसमें 12 ग्राम प्रति पौधे डालना चाहिए। सुपारी के पौधे में है जो फार्म यार्ड मैन्योर है 12 ग्राम प्रति पौधे, 12 किलो प्रति पौधे डालने चाहिए। और किस्मों की बात करें तो SAS 1, CAL1, VIT LAN1, उसके अलावा मंगला, शुभ मंगला और श्री मंगला है जो इसकी किस्में हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है चाय। कौन सा है दोस्तों? चाय बात करते हैं अपन चाय की। चाय का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कैमेलिया साइनोसिस। क्या है दोस्तों? चाय का वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलिया साइनोसिस, और कुल है दोस्तों कैमेलिएसी। कौन सा है? चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनोसिस और कुल है कैमेलिएसी। और इसका प्रवर्धन है वो बीज तथा कटिंग द्वारा करते हैं। प्रवर्धन किसे करते हैं दोस्तों? बीज तथा कटिंग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में बात करें तो इसमें 45 × 45 का है जो पौधा होगा वो उसमें है जो गड्ढे का है जो आकार रखा जाता है। समय है दोस्तों मई जून माह। कब करते हैं इसमें? मई जून माह में, यहाँ सितंबर अक्टूबर में है जो अपन करते हैं। अब बात करें अपन उर्वरक की। किसकी बात करें दोस्तों? उर्वरक की बात करें तो उपज है जो 150 किलो
ग्राम उपज प्राप्त करने के लिए है जो अपन को 90 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 90 किलो है जो पोटेशियम देना पड़ता है 150 किलो उपज प्राप्त करने के लिए। और 150 से 200 किलो उपज प्राप्त करने के लिए है जो अपन को 90 से 120 किलो नाइट्रोजन, 20 से 30 किलो फास्फोरस और 90 से 120 किलो है जो पोटेशियम देना चाहिए। और अपन को है 200 से 250 किलो उपज प्राप्त करने के लिए 120 से 150 किलो नाइट्रोजन देनी चाहिए, 30 से 50 किलो फास्फोरस देनी चाहिए और 120 से 150 किलो है जो अपन को पोटेशियम देनी चाहिए। उसके बाद में बात करें उपज की, किसकी बात करें, उपज की बात करें दोस्तों तो 11.25 टन प्रति हेक्टेयर है जो इससे उपज प्राप्त होती है। उत्तरी भारत में कितनी होती है दोस्तों, 11.25 टन, यानी कि 11.25 टन है जो उपज प्राप्त होती है और जो 21 टन है जो दक्षिण भारत में है उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में बात करें अपन प्रसंस्करण की, किसकी बात करें दोस्तों, प्रसंस्करण की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें है जो चाय की प्रोसेसिंग की ये विधियाँ हैं निष्टेचन, संवर्धन, वेलन, किण्वन, शुष्कन और सरलीकरण है जो ये दोस्तों क्या है इसकी प्रसंस्करण की विधियां हैं। किस में है, जयराम, सुंदरम, सिंगारा, IRT 2024। चाय की किस्म कौन सी है दोस्तों, जयराम, सुंदरम, सिंगारा, IRT 2024 है जो दोस्तों चाय की किस्म है। उसके अलावा बात करें दोस्तों कॉफी की, किसकी बात करें दोस्तों अपन, कॉफी की बात करें तो कॉफी का वैज्ञानिक नाम है कोपिया अरेबिका। क्या है दोस्तों, कॉफी का वैज्ञानिक नाम है ये दोस्तों कोपिया अरेबिका है। इसका कुल है दोस्तों रूबिएसी। कुल कौन सा है दोस्तों, कॉफी का कुल है वो रूबिएसी है। इसमें परिवर्धन होता है वो बीज तथा कटिंग द्वारा होता है। कॉफी में परिवर्तन किसे होता है, बीज तथा कटिंग द्वारा होता है। उर्वरक की बात करें दोस्तों तो इसमें है जो एक पहले वर्ष में उर्वरक कितना डालते हैं दोस्तों, पहले वर्ष डालते हैं 45 30 45, कितना डालते हैं दोस्तों, NPK डालते हैं वो 45 30 45 डालते हैं। दूसरे से तीसरे वर्ष में है जो दोस्तों 60 45 60 डालते हैं, कितना डालते हैं 60 45 60 डालते हैं। और चौथे वर्ष में है जो 80 60 80 डालते हैं, कितना डालते हैं 80 60 80 के रेशियो से है जो NPK डाला जाता है। उसके बाद में उपज की बात करें दोस्तों तो उपज प्राप्त होती है वो होती है लगभग 1250 किलो प्रति हेक्टेयर है जो उपज प्राप्त होती है। और उसके अलावा है जो 2500 किलो फल है जो प्रति हेक्टेयर है जो अपन को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में बात करें प्रसंस्करण की तो प्राकृतिक किण्वन है जो सार उपचार है, पिसाई है, सुखाना है, ये है जो इसमें प्रसंस्करण की क्रिया की जाती है। प्राकृतिक किण्वन, सार उपचार, पिसाई तथा सुखाना। किस्मों की बात करें दोस्तों कॉफी के किस्मों की, कॉफी के किस्मों की बात करें दोस्तों तो इसकी किस्में हैं सिलेक्शन 1R, सिलेक्शन 1 3 5 6 7, सिलेक्शन 3R। कॉफी में जो कीट लगता है वो है कॉफी वेरी वेदक, शॉर्ट ऑल बोरर और पिप्स, ये जो कीट लगते हैं। उसके अलावा रोग की बात करें तो एथ्रेक्नोज, काला विनल और पलटूला है जो रोग इसमें लगते हैं। अब बात करते हैं अपन सेब, नाशपाती, लीची, रबर का वानस्पतिक नाम, कुल किस्में प्रवर्धन है इसके बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। सेब की बात करें दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है मेलस डोमेस्टिका। क्या है दोस्तों, सेब का वैज्ञानिक नाम है मेलस डोमेस्टिका। कुल रोजे से उत्पत्ति स्थल दक्षिण पश्चिम एशिया, गुणसूत्र है 34। उत्पत्ति स्थल क्या है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया है जो इसका क्या है दोस्तों उत्पत्ति स्थल है। उसके अलावा बात करें खाने योग्य भाग है दोस्तों प्लेसिथेलेमस है। सेब में खाने योग्य भाग कौन सा है दोस्तों, प्लेसेंटा थैलेमस है या प्लेसिथेलेमस इसको बोलते हैं। उसके अलावा किस्मों की बात करें दोस्तों तो इसमें दोस्तों किस्में आती है वो आती है लाल अंबरी है जो किस्म किसका संकरण है दोस्तों, रेड डेलिशियस और अंबरी का है जो संकरण है। उसके अलावा आती है सुनहरी अंबरी गोल्ड और गोल्डन डेलिशियस किस्मों का है जो संकरण है। उसके बाद आती है अम्ब्रीड रेयर डेलिशियस व अंबरी 57 का है जो संकरण है। उसके बाद आती है अकबरी, ये है जो किस्में है। उसके अलावा प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन है दोस्तों यहाँ जो टब ग्राफ्टिंग है तो दोस्तों जीबी ग्राफ्टिंग है जो दोस्तों क्या करते हैं अपन सेब में है जो दोस्तों करते हैं इसका प्रवर्धन। उपज की बात करें 11 से 13 टन प्रति हेक्टेयर है जो सेब की क्या होती है दोस्तों उपज है प्राप्त होती है 11 से 13 टन। कितनी उपज प्राप्त होती है दोस्तों, उपज की बात करें तो है 11 से 13 टन प्रति हेक्टेयर है जो अपन को है जो इससे उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में कीट एवं बीमारियों की बात करें तो वूली एफिड है जो पहला कीट आता है। यह कीट है जो निप हुआ एडल्ट अवस्था में है जो फल में क्या करती है, फल के रसों का है चूसने का है जो कार्य करते हैं।
जो वूली एफिड है इसकी जो निप अवस्था और एडल्ट अवस्था है दोस्तों, कौन सी अवस्था, एडल्ट अवस्था है, ये है जो फलों को चूसने का काम करती है। इसके प्रबंधन के लिए दोस्तों है जो MM14%, M110 प्रतिरोधी किस्मों का है जो प्रयोग करना चाहिए। MM14, MM141 तथा M110 है जो किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें है जो डाइमिथेड 0.06% का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों सेंट जूस स्केल, अगला रोग कौन सा, अगला कीट कौन सा आता है दोस्तों, सेंट जूस स्केल है जो अगला कीट आता है। इसमें जो फलों का क्या करता है दोस्तों, डिस्कॉर्पोमेटिया करता है तथा तने की छाल का है जो दोस्तों लाल गुलाबी रंग हो जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए दोस्तों है जो गर्मी में है जो 0.05% है जो फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा रोग की बात करें तो पहला रोग आता है स्क्रब। इस रोग के लक्षण है कि पत्ती व फल पर दिखाई देते हैं। स्क्रब रोग होता है दोस्तों, कहाँ दिखाई देती है, फल व पत्ती पर दिखाई देते हैं। पत्तियों के है जो निचले भाग पर भूरे काले रंग के क्या हो जाते हैं, घाव दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्या करती है दोस्तों, अपन फलन की अवस्था में है जो मैंकोजेब 0.25% है जो इस रोग के कारण है, जम्मू 25% का प्रयोग करना चाहिए। और इस रोग के कारण है जो जम्मू और कश्मीर में है जो 1972 तथा हिमाचल प्रदेश में है जो 1979 में जो महामारी के रूप में देखा गया। जो ये स्क्रब रोग है इसके नियंत्रण के लिए अपन को मैंकोजेब 0.25% का प्रयोग करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ये 1972 में है तथा हिमाचल प्रदेश में है जो 1979 में है जो ये रोग महामारी के रूप में है जो अपन को देखा गया। अगला आता है दोस्तों नाशपाती, कौन सा आता है, नाशपाती, नाशपाती या नाशपति, कौन सा है दोस्तों, नाशपति या नाशपति। इसका वैज्ञानिक नाम है पायरस क्यूमिनस। क्या है दोस्तों, अगले इसका वैज्ञानिक नाम है पायरस क्यूमिनस। इसका कुल है दोस्तों वो है रोजेसी। कुल क्या है दोस्तों, कुल रोजेसी है। गुणसूत्र संख्या है जो इसमें 34 है। उत्पत्ति स्थान है दोस्तों पश्चिमी चीन है। क्या है दोस्तों, वेस्टर्न चाइना है जो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में किस्मों की बात करें तो इसमें किस्में है बाल्टलेट, केफायर, ये है जो दोस्तों इसकी किस्में हैं। उसके प्रवर्धन की बात करें दोस्तों, प्रवर्धन करते हैं रूट स्टॉक से। किसे करते हैं दोस्तों, प्रवर्धन करते हैं वो रूट स्टॉक से करते हैं। रूट स्टॉक से है जो करते हैं टी बडिंग करते हैं। और इसमें है जो जीबी ग्राफ्टिंग भी किया जाता है। जो नाशपति है पियर है, इसका प्रवर्धन है जो कटिंग के द्वारा भी दोस्तों किया जाता है। कटिंग से तैयार करने का समय क्या है दोस्तों, दिसंबर जनवरी। इसकी कटिंग तैयार करने का समय क्या है दोस्तों, दिसंबर जनवरी है जो कटिंग तैयार करने का समय है। और इसमें है जो कटिंग के घाव के लिए IB इंडोल ब्यूटर 1000 ppm घोल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होती है दोस्तों, जड़ों का अधिक विकास होता है। बडिंग की बात करें, बडिंग और ग्राफ्टिंग टाइम है दोस्तों। बडिंग और ग्राफ्टिंग टाइम की बात करें तो दोस्तों ये अप्रैल में करते हैं। और बडिंग करते हैं अप्रैल से सितंबर में। और ग्राफ्टिंग करते हैं दोस्तों दिसंबर से जनवरी में। बडिंग कब करते हैं, बडिंग करते हैं अप्रैल से सितंबर में। और ग्राफ्टिंग करते हैं वो करते हैं दोस्तों दिसंबर से जनवरी माह में। इसकी उपज है दोस्तों 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर होती है। पियर्स की बात करें, नाशपत्ती की बात करें तो दोस्तों उपज कितनी होती है, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर है जो उपज होती है। और कीट की बात करें तो इसका प्रमुख कीट है फल मक्खी। कीट कौन सा है दोस्तों, फ्रूट मक्खी है जो फल मक्खी कीट है वो इसका कीट है। और रोग की बात करें तो फायर ब्लाइट रोग है। क्या है दोस्तों, इसमें जो रोग लगता है वो दोस्तों रोग है फायर ब्लाइट। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 7वें का। इसमें क्या है दोस्तों, अनानास, बेर, आंवला, खजूर, इनका है जो वानस्पतिक नाम किसमें प्रवर्धन, ये है जो अपन को बताना है। बात करें अनानास की तो अनानास का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, अनानास की बात करें तो इसका अनानास कोमोसस है जो इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका कुल है जो ब्रोमोलियसी है। गुणसूत्र संख्या बात करें तो इसमें है जो गुणसूत्र 25, 50 और 75 है। क्या है दोस्तों, 25, 50 और 75 है। उत्पत्ति स्थल है दोस्तों, उत्पत्ति स्थल की बात करें तो दक्षिण ब्राजील है दोस्तों। क्या है इसका उत्पत्ति स्थल है दोस्तों, दक्षिण ब्राजील। उसके बाद में बात करें किस्मा की, किसकी बात करें दोस्तों, इसकी अनानास के किस्मों की बात करें तो दोस्तों केओ, जाइंट केओ, क्वीन, मॉरिसस, जल धूप, लट्टा का लखाट, ये है जो इसकी किस्में हैं। प्रवर्धन की बात करें तो सलीब व शक्कर से होता है। किससे होता है दोस्तों, इसमें जो प्रवर्धन होता है वो अनानास में प्रवर्धन होता है सलीब व शक्कर से। और सलीब का वजन रखते हैं दोस्तों 350 ग्राम। सलीब का वजन कितना रखते हैं दोस्तों, 350 ग्राम रखते हैं। सबसे अच्छा प्लांटिंग मैटर सलीब से है दोस्तों।
सबसे अच्छा प्लांटिंग मैटर्स कौन सा है? सलीब से। इसकी उपज होती है 50 से 80 टन प्रति हेक्टेयर। कीट लगता है मिलीबग। कीट कौन सा लगता है दोस्तों? अनानास में कीट लगता है वो लगता है मिलीबग। और इसमें कीट कौन सा लगता है दोस्तों? अनानास में जो कीट लगता है वो मिलीबग लगता है। उसके अलावा इसमें रोग की बात करें तो कठोर जड़ व तना रोग है जो इसका रोग है। रोग कौन सा है दोस्तों? कठोर जड़ व तना रोग है जो इसका रोग है। अब बात करें अपन बेर की। किसकी बात करें दोस्तों? बेर की बात करें तो बेर का वानस्पतिक नाम है जिजिपस मोरिसियाना या जिजिपस जुजुबा। बेर का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? जिजिपस मोरिसियाना या जिजिपस जुजुबा। कुल है दोस्तों रेमडेसिविर गुणसूत्र है 48। उत्पत्ति स्थल है भारत या इंडो चाइना। उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? भारत या इंडो चाइना। किस में है? गोला, थार, सेविका, थार, भूराज। गोला, थार, सेविका, थार, भूराज, मुंडिया, बनारसी, जोगिया, सेब, केथली, चोमू लोकल। चोमू लोकल ये है दोस्तों इसकी किस्में। इसमें प्रवर्धन की बात करें तो टी कलिका या नया रिग बर्डिंग द्वारा है जो प्रवर्धन किया जाता है। प्रवर्धन किसे करते हैं? टी कलिका या रिग बर्डिंग द्वारा है जो प्रवर्धन किया जाता है। और इसमें है जो इसको है जो टी बर्डिंग है, टी कलिका होता है, ये टी बर्डिंग होता है, इसको है जो चश्मा विधि भी कहा जाता है। उसके अलावा उपज की बात करें तो असिंचित क्षेत्रों में 50 से 60 किलो प्रति पौध उपज होती है और सिंचित क्षेत्रों में होती है लगभग 80 से 150 किलो प्रति पौध उपज होती है। उसके अलावा कीट एवं रोग की बात करें दोस्तों तो कीट है जो पहला है जो बेर की फल मक्खी है। कीट कौन सा लगता है दोस्तों? इसमें बेर की फल मक्खी जिसका वैज्ञानिक नाम है कार्पोमिया वेसुवियाना। क्या है दोस्तों? बेर की फल मक्खी कार्पोमिया वेसुवियाना। ये बेर का प्रमुख कीट है। और जो जोगिया किस्म है दोस्तों इसके है जो फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी किस्म दोस्तों? जो इसकी जोगिया किस्म है ये है जो फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है। और इसके नियंत्रण के लिए है जो मेलाथियोन 0.5% का है दोस्तों छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में अगला कीट आता है चेफर बीटल। चेफर बीटल है जो दोस्तों एमरिटोडस स्पीसीज है। क्या है दोस्तों? एमरिटोडस स्पीसीज। जून जुलाई में है जो नई पत्तियों है जो नई परो निकलती है इसको है जो खाने का कार्य करती है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियोन स्पाइन सेड यहाँ है जो क्वांट कोस का है जो प्रयोग करते हैं। अगला रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू या साछिया रोग। कौन सा रोग आता है? पाउडरी मिल्ड्यू या साछिया रोग। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें दोस्तों इसका रोगजनक है कवक है ओडियम एरिसाइपी है नामक है दोस्तों कवक है। क्या दोस्तों? ओडियम एरिसाइपी जीजीफी नामक है जो कवक है। इसके नियंत्रण के लिए है जो कैराथान का छिड़काव करती है। किसका छिड़काव करती है दोस्तों? कैराथेन का। बेर का प्रमुख रोग है फल सड़न। अगला रोग की बात करें तो फल सड़न रोग आता है। इसका रोगजनक है अल्टरनेरिया स्पीसीज। क्या है दोस्तों? अल्टरनेरिया स्पीसीज है। और जून जुलाई में है जो इसका दोस्तों प्रकोप होता है। कब होता है दोस्तों प्रकोप? जून जुलाई में है जो इसका प्रकोप होता है। अगली फल की बात करें तो अगला फल आता है अपने आंवला। कौन सा फल आता है दोस्तों? आंवला आता है। आंवला का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। क्या है दोस्तों? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। कुल है जो यूफोर्बिएसी गुणसूत्र है दोस्तों 28 है। उत्पत्ति स्थल है भारत या इंडो चाइना। क्या है दोस्तों? भारत या इंडो चाइना। किस्मों की बात करें दोस्तों जो दोस्तों आंवले की अगेती किस्में हैं दोस्तों आंवले की अगेती किस्मों को है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। कब लगाते हैं? अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। किस्में हैं बनारसी, नरेंद्र आंवला 9, नरेंद्र आंवला 10, गोमा और सवर्थिया है नामक ये है जो किस्में है। ध्यान रखना गोमा ऐश्वर्या किस्म है वो किसकी है दोस्तों? बेर की किस्म है। और जो गोमा है ये दोस्तों है जो आंवले की किस्म है, ध्यान रखना। उसके अलावा मध्यम किस्मों की बात करें तो नवंबर दिसंबर में आता है। इसमें है जो फ्रांसिस Na4 जिसको है जो कंचन कहते हैं, Na5 जिसको कृष्णा के नाम से जानते हैं, Na6 अमृत के नाम से जानते हैं और Na7 है जिसको नीलम के नाम से जानते हैं। और पछेती किस्में है चकिया, भावनी सागर और लक्ष्मी बावन। प्रवर्धन करते हैं वो पैच बडिंग या कलिका से करते हैं। टी कलिका या पैच बडिंग से करते हैं। इसके अलावा है जो दोस्तों इसमें है जो इनार्चिंग से भी करते हैं और कटिंग से भी करते हैं। इनार्चिंग में जो कटिंग की बात करें तो इसमें है जो इनार्चिंग से किया जाता है और उपज होती है दोस्तों 50 से 100 किलो प्रति वर्ष प्रति पौधा। जो आंवले की बात करें उपज की बात करें तो 50 से 100 किलो प्रति वर्ष प्रति पौधा है जो इसकी उपज होती है। उसके अलावा बात करें कीट एवं रोग की बात करें अपन दोस्तों कि आंवले में कौन कौन से कीट एवं रोग लगते हैं।
कीट है रोग की बात करें दोस्तों, साल भक्षक कीट है और इंटरबुला स्पीसीज है जो इसकी है। उसके अलावा सूट है गोल मेकर की बात करें तो गांठ को तोड़कर है जो इसको है जो नष्ट करते हैं। उसके अलावा रोली रोग आता है। कौन सा रोग आता है? रोली रोग है जो कवक जनित है, फफूंद जनित रोग है। रेवेनेलिया एम्बेलिका है जो इसे रेवेनेलिया एम्बेलिका है जो फफूंद होता है, इसे है जो रोली रोग होता है। और आंवला का है जो प्रमुख रोग है। इसके नियंत्रण के लिए है जो अपन को सल्फर पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में है जो छिड़काव करना चाहिए। अगला रोग आता है ब्लू मोल्ड। कौन सा रोग आता है? ब्लू मोल्ड रोग आता है। यह है जो फफूंद पेनिसिलियम स्पीसीज होता है। किसे होता है दोस्तों? पेनिसिलियम स्पीसीज होती है कवक की, उससे है जो ये रोग होता है। और इसके लक्षण क्या है दोस्तों? लक्षण की बात करें अपन तो फलों पर है जो भूरे रंग के क्या दोस्तों जल युक्त धब्बे बन जाते हैं। पीले रंग का है जो तरल है जो इससे निकलता रहता है। और जो आंवले का फल वर्ग से होता है, फल होता है, उसे है जो दोस्तों दुर्गंध आती है। तथा इसके नियंत्रण के लिए है दोस्तों सोडियम क्लोराइड या बोरेक्स से है जो उपचारित करना चाहिए। किसे उपचारित करते हैं दोस्तों? सोडियम क्लोराइड या बोरेक्स से है जो उपचारित करते हैं। इसके अलावा बात करें खजूर की। किसकी बात करें दोस्तों? खजूर की बात करें दोस्तों, खजूर का वैज्ञानिक नाम है फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा। क्या है दोस्तों? खजूर का वैज्ञानिक नाम है फोनिक्स डैक्टाइलिफेरा। इसका कुल है पोमी या एरेकेसी। जो नारियल का कुल है वही दोस्तों क्या है? खजूर का कुल है। इसमें गुणसूत्र है 36। इसका उत्पत्ति स्थल है इराक। खजूर का उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? इराक है। और अनार का उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो क्या है? अनार का है ईरान। ध्यान रखना, खजूर का उत्पत्ति स्थल इराक है और अनार का है जो दोस्तों ईरान है। उसके अलावा किस्मों की बात करें तो हलावी, खुन्नेजी, बरही, खल्लास, जाहिदी, जेमली, खदरावी और मेडजूल है जो इसकी किस्में हैं। उसके बाद में प्रवर्धन की बात करें तो ऑफ शूट द्वारा है जो इसका अंत भूस्तरी यहाँ ऑफ शूट होता है जिससे जो इसका प्रवर्धन करते हैं। प्रतिवर्ष एक पौधे से है जो 2 से 3 ऑफ शूट है जो दोस्तों अपन को प्राप्त होते हैं। एक ऑफ शूट का वजन है जो दोस्तों 8 से 15 किलो रखते हैं। कितना रखते हैं? 8 से 15 किलो है जो एक ऑफ शूट का वजन होता है। और एक पौधे से अपन को 2 से 3 ऑफ शूट है जो प्राप्त होते हैं। उसके अलावा उपज की बात करें दोस्तों अगर अपन तो उपज होती है 10 से 15 वर्ष प्रति पौधे। जो दोस्तों 10 से 15 वर्ष के पौधे होते हैं इससे उपज होती है वो दोस्तों होती है 50 से 75 किलो प्रति वृक्ष होती है। कितनी होती है? इससे उपज होती है वो दोस्तों होती है अपन को 50 से 75 किलो। कितनी होती है? 250 से 75 किलो प्रति वृक्ष होती है। जो 10 से 15 वर्ष के पौधे होते हैं इससे उपज होती है 50 से 75 किलो प्रति वृक्ष। और जो 16 से 40 वर्ष के पौधे होते हैं उससे है जो 140 किलो प्रति वर्ष है जो उपज अपन को प्राप्त होती है। उसके अलावा बात करें कीट एवं रोग की। किसकी बात करें दोस्तों? कीट एवं रोग की बात करें तो इसका कीट एवं रोग है रेड पाम वीविल कीट। कौन सा कीट है दोस्तों? रेड पाम वीविल कीट है। और राइनोकोफोरस फेरिजियलिस इसका है जो वैज्ञानिक नाम